नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आपका शो सरोकार, वो मंच जहां बात सिर्फ खबरों की नहीं लोगों की होती है, जहां सवाल उठते हैं वो भी ऐसे जो हर घर की चौखट को लांघते हैं, दिल में उतरते हैं और सोच को झकझोरते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पेरेंटल प्रेशर, परवरिश या प्रतियोगिता। ये केवल एक सवाल नहीं बल्कि हर उस माँ बाप का दर्द है जो सोचते हुए सो नहीं पाते कि क्या मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या कहीं उसे तोड़ तो नहीं रही। सीबीएसई के द्वारा मार्च 2025 में एक सर्वे जो है वो पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि देश के लगभग 20% माता पिता अभी भी पेरेंटिंग की बेसिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। साइक सेंट्रल की रिपोर्ट कहती है कि पेरेंटल प्रेशर बच्चों की नींद, आत्मविश्वास और इमोशनल हेल्थ पर गहरा असर डाल रहा है। यूएस सर्जन जनरल की एक एडवाइजरी ये बताती है कि हर तीसरा पेरेंट बर्नआउट और अकेलेपन का शिकार है और ये तनाव बच्चों तक इमोशनली ट्रांसफर हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं आपकी ओवर केयर ही आपके बच्चे की ओवर प्रेशर तो नहीं बन रही? हमने पेरेंटिंग को नर्चरिंग से बदलकर अब परफॉर्मेंस में तब्दील कर दिया है। बच्चे अब सिर्फ मुस्कुराते चेहरे नहीं, चलते फिरते रिपोर्ट कार्ड्स बन चुके हैं। मार्क कितने आए आपके? XYZ का बच्चा तो IIT में चला गया। क्या हम कंपटीशन में अपने बच्चों की जिंदगी से कहीं ना कहीं खेल तो नहीं रहे, उनकी मासूमियत को छीन तो नहीं रहे? कई बार लगता है हम सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक लाइन है जो कि बहुत थिन है, उसे देखना समझना जरूरी है। एक ग्लोबल रिव्यू के अनुसार 57% पेरेंट्स आज बहुत ज्यादा मायूस हैं और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक शोध के मुताबिक 66% माता पिता खुद को अकेला और आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं। और ये सिर्फ बच्चों का संकट नहीं, ये एक पूरे समाज की चिंता है, क्योंकि अगर माता पिता थकेंगे तो बच्चों को सहारा कौन देगा? इसलिए आज सरोकार के इस विशेष मंच पर हम यही पूछेंगे कि क्या आज की परवरिश प्यार से ज्यादा परफॉर्मेंस मांगती है? क्या हम बच्चों के लिए नहीं बल्कि समाज को दिखाने के लिए माँ बाप बन रहे हैं? और सबसे अहम, क्या हम इस तनाव के चक्रव्यूह से निकल सकते हैं? आज हमारे साथ संसद टीवी के स्टूडियो में एक बेहद खास पैनल मौजूद है। आपसे उनका परिचय करा दूं। अनुराधा सिन्हा जी हैं, आप डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं मिलेनियम स्कूल नोएडा, जो कि स्कूल की भूमिका और पेरेंट्स की चुनौतियों को बखूबी समझती हैं। बहुत स्वागत है आपका मैम। और साथ ही मेरे साथ हैं जानी मानी पेरेंटिंग एक्सपर्ट, पेरेंटिंग कोच जया खन्ना जी, जिन्होंने सैकड़ों परिवारों को गाइड किया है। अच्छे माँ बाप बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता, ये समझाया है। आपका भी बहुत स्वागत संसद टीवी में। और जाने माने डॉक्टर, जी हाँ, डॉक्टर ओम साई रमेश वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं, जो कि पेरेंटल मेंटल हेल्थ पर विशेषज्ञ दृष्टिकोण लेकर हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। उसके साथ ही मेरे साथ एक बहुत ही जागरूक ऑडियंस मौजूद है, जिसमें पेरेंट्स भी हैं, वो बच्चे भी हैं जो कि कॉलेज में हैं, वो बच्चे भी हैं जो 10th या 12th का एग्जाम पास कर चुके हैं या उन्हें उसमें अपीयर करना है, यानी कि वो कहीं ना कहीं भुक्तभोगी भी है इस पेरेंटिंग प्रेशर के, और वो माँ बाप जो कि इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं। आप लोगों का भी बहुत स्वागत है संसद टीवी में। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जय खन्ना जी मैं आपसे करूंगी। अगर हम बहुत ही सिंपली समझना चाहें, क्या है ये पेरेंटिंग प्रेशर? और आप तो सैकड़ों माता पिता से मिलती हैं, उनकी काउंसलिंग करती हैं, क्या सबसे बड़ी जो पेरेंटिंग में गलती हो रही है वो आप उसे कहाँ पे चिन्हित करती हैं, कहाँ पे मार्क करती हैं, और कब जो पेरेंटिंग है वो प्रेशर में बदल जाती है? मैं आपको पहले तो ये समझाना चाहूँगी कि पेरेंटिंग और पेरेंट का इम्पैक्ट बच्चों पे डायरेक्टली लिंक्ड है। तो पेरेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम पेरेंटिंग जर्नी पे शुरू हो रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को हील करें, क्योंकि हमारा पास्ट, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा इन्फ्लुएंस बच्चे के परवरिश के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एज अ पेरेंट हम अपने आप को हील करें, अपने आप को सॉर्ट आउट करें, एंड देन एक तरीके से प्रिपेयर्डनेस से अब हम पेरेंटिंग जर्नी शुरू करें। तो ये आप जितनी जल्दी शुरू कर देंगे उतनी ब्यूटीफुल आपकी पेरेंटिंग जर्नी बन जाएगी, लेस चैलेंजेस, बिकॉज देन नाउ
आप तो एक आर्मी के जैसे रेडी हैं कि आगे की लाइफ को संभालने के लिए। और साथ साथ में पेरेंटिंग को हमें अब अलग एंगल से समझना है। जैसे हमारी परवरिश हुई, अब हम वैसी परवरिश आगे तो कर ही नहीं सकते, पूरा ज़माना ही जैसे बदल गया है। तो हमको अपनी अप्रोच को भी चेंज करना है। और क्योंकि ज़माना इतनी स्पीड में बढ़ रहा है और इतने नई चीज़ें आ रही हैं जो हम एज ए पेरेंट को भी अडेप्ट करना है, हमको भी इवॉल्व करना है। हम भी उतने ही बड़े हैं, उतनी ही उम्र के हैं जितनी उम्र का हमारा बच्चा है। तो हमको जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, हमको भी अपने पेरेंटिंग जर्नी को वैसे इवॉल्व करना है। तो नई स्ट्रैटेजीज़, नई ट्रेंड्स को समझना ज़रूरी है, अपने आप को अप टू डेट रखना ज़रूरी है, रेगुलर टाइम टू टाइम सपोर्ट लेना ज़रूरी है, अपने आप को पेरेंटिंग में एजुकेट करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो पेरेंटिंग में जो एजुकेशन है वो डे बाय डे इवॉल्व हो रही है और आपको उसके साथ खुद को डालना ज़रूरी है। अनुराधा सिन्हा जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी और बहुत ही माफ़ी के साथ मेरा आपसे ये सवाल है कि कई बार पेरेंट्स ये सोचते हैं या महसूस करते हैं कि जो प्रेशर है वो स्कूल से आ रहा है पेरेंट्स पे और वो प्रेशर ट्रांसफ़र हो रहा है उनके बच्चों पर। ये बात आप कितना सही मानती हैं? और क्योंकि स्कूल और पेरेंट्स का रिश्ता बहुत ही समझदारी से भरा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिलके बच्चे को नर्चर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप स्कूल की भूमिका को कैसे देखते हैं? और जो मेरा सवाल था कि प्रेशर क्या वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है या आ रहा है? प्रेशर जो है ना, ये सेल्फ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। ये प्रेशर कोई आपके ऊपर डाल नहीं सकता। अब प्रेशर हर किसी को आप देखेंगे तो अलग तरह का प्रेशर होता है। तो ये अगर बोलना कि हम प्रेशर डालें तो हम तो सब पे सेम प्रेशर डालेंगे अगर हम प्रेशर डाल रहे हैं। पर स्कूल अगर डाल रहा है या कोई भी डालता है किसी के ऊपर, तो आजकल जो एक नॉर्मल तौर पर देखा गया है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बच्चों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और वो वाली प्रेशर की पढ़ाई करो और नंबर लाओ, ये तो सदियों से था, ठीक है। आज पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन हर बच्चे से बढ़ गया है और पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। तो ये टाइम ना होने की वजह से हर बच्चा अपने हर एज में, जिस भी एज में है, उसकी एक कोई नीड होती है कि कोई मुझे सुने, कोई मुझे समझे। अलग अलग लेवल पे नीड्स चेंज होती रहती हैं, पर जब वो सफाइस नहीं होता है तो वो एक प्रेशर का रूप ले लेता है। जी। तो ये बिल्कुल कहना कि यहाँ से आ रहा है, अगर आप टीचर्स से बात करेंगी तो वो कहेंगे कि प्रेशर वहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो इट्स लाइक द चाइल्ड इज़ आर्स, ओके, एंड वेर एवर द होम एंड स्कूल, जहाँ पे भी इन दोनों की अच्छी एक पार्टनरशिप चलती है, वहाँ बच्चे को कोई प्रेशर फील नहीं होता है। डॉक्टर ओम साई, कब ये, चाहे हम किसी भी प्रेशर की बात करें, अगर हम खासकर पेरेंटिंग प्रेशर की बात कर रहे हैं, कब ये मेडिकल इलनेस में बदल जाता है? किसी भी चीज़ की कहते हैं प्रेशर इज़ गुड, मतलब एकदम प्रेशर अगर नहीं, कई बार प्रेशर जो है वो परफॉर्मेंस के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन कब ये प्रेशर जो है वो मेडिकल इलनेस में बदल जाता है? और वो कौन से ऐसे साइन है जब हम उसे नोट करने की या मार्क करने की या सचेत होने की ज़रूरत है कि इट्स अलार्मिंग नाउ? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मैडम आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल संसद टीवी को थैंक्स कहना चाहते हैं कि हम लोगों को मौका मिला है कि हमारा ओपिनियन शेयर करने के लिए। आपका प्रश्न को जवाब देने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव 1 or 2 पर्सपेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एक्चुअली मैंने सुना है कि पेरेंटिंग एक 25 इयर्स प्रोजेक्ट होता है। आप एक बार शुरू किया तो 25 इयर्स 30 इयर्स तक चलते रहते। मतलब आप ये प्रोजेक्ट में बीच में आउट नहीं हो सकता है और बीच में हट नहीं सकता है। तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट इट इज़ ए लॉन्ग टर्म एक्टिविटी। दिस इज़ वन पर्सपेक्टिव विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। और दूसरा मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि हम एक पर्टिकुलर रीज़न को हाईलाइट नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंटल प्रेशर जो आज डिस्कस कर रहा है ये मल्टीपल रीजंस की वजह से हो जाता है। नॉट अबाउट ओनली द स्कूल, नॉट अबाउट ओनली द वन पर्टिकुलर पेरेंट, नो, मल्टीपल रीजंस होता है। जैसे कि हमारा डिस्कशन में ऑलरेडी शुरू हो गया, एकेडमिक प्रेशर हो सकता है, फाइनेंशियल प्रेशर्स हो सकता है, वर्क प्रेशर्स हो सकता है। और दूसरी चीज़ आप सभी मानते हैं, इफ़ आई से, आजकल सिंगल चाइल्ड फैमिली ज़्यादा हो गया है और मतलब फैमिली साइज़ छोटा हो गया। पहले तो 4-5 लोग रहते थे, अरे एक पढ़ रहा है दूसरा नहीं पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसा बोलते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी 1 या 2 बच्चे रहते, पढ़ना ही पढ़ना है और वो भी 90% से ज़्यादा आना है,
दिस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गया है, अपॉर्चुनिटीज कम हो चुका है, इंटरनेट आ चुका है, मोबाइल्स आ गए, ये सारे चीज़, ये एवरीथिंग इज रियली कॉजिंग दिस पर्टिकुलर प्रेशर। ऐसा एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है। तो इसके बाद मैडम का प्रश्न जो था, ये जो पेरेंटल प्रेशर जो होता है वो कभी बीमारी भी हो सकता है। यस, हो सकता है। और वैसे तो हर चीज़ एक हद से बढ़कर करेंगे तो बीमारी हो जाएगा, प्यार भी ज़्यादा करेगा तो बीमार हो जाएगा, आप खाना भी ज़्यादा खाएगा तो बीमार हो जाएगा। तो लाइकवाइज अगर आप पेरेंटिंग ज़्यादा करेगा, प्रेशर ज़्यादा लेगा, तो नेचुरली यू आर प्रोन टू हैव एंग्जाइटी, डिप्रेशन। तो कैसे पता चल जाता है? बेसिकली ये जो आपका पेरेंटिंग प्रेशर जो होता है वो अगर बच्चा का फ्यूचर के ऊपर इफेक्ट कर रहा है और आपका वर्क का ऊपर भी प्रेशर, मतलब उसका असर दिखाई दे रहा है, आपका रिलेशनशिप्स थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, आपका नींद खराब हो गया है और आपका खाने पीने के ऊपर भी कुछ असर दिख रहा है, आप कमज़ोर हो रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, इरिटेबल हो रहा है, बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देता है, जब हम कह सकते हैं कि ये पेरेंटल प्रेशर थोड़ा हद से बढ़कर है और ये बीमारी होने का संभावना भी है। जय खन्ना, क्या आप मानते हैं कि सोशल मीडिया में जो एक परफेक्ट पेरेंट की जो छवि है, हर आदमी वही बनना चाहता है, वो आज की डेट पे माता पिता पे एक अधिक तनाव जो है वो डाल रही है? यानी कि बिकॉज आज की डेट में हम सोशल मीडिया ड्रिवन सोसाइटी बन चुके हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को आप कैसे देखती हैं? और चूंकि वो है और हमारा हिस्सा बन चुका है, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है। एज ए पेरेंट हमको खुद ही अपनी बाउंड्रीज़ बनानी है कि हमें समझना है कि किस लेवल तक हमने वो कंटेंट एब्जॉर्ब करना है। ये चीज़ हम समझेंगे तभी हमारे बच्चे भी समझेंगे। लेकिन अगर किसी परफेक्ट पिक्चर को सोशल मीडिया में देख के और अपने आप को वैसा ढाने की कोशिश करें तो वो तो इन एनी केस ही गलत है। वो अपने आप को कंपैरिजन करना, परफेक्ट पेरेंट बनने की कोशिश करना, ये नहीं समझना कि जो मैं कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए वो बेस्ट मैं कर पा रही हूँ। ये डिफरेंस को समझना कि वो जो एक पिक्चर आ रही है सामने स्क्रीन पे वो कुरेटेड है, वो ड्राफ्टेड है, वो बेस्ट पार्ट अपनी लाइफ का पोर्ट्रे हो रहा है। लेकिन डे टू डे लाइफ में आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट हैं और बेस्ट कर सकते हैं और बेस्ट करने की इंटेंशन रखते हैं और उसकी तरफ ही कदम उठाएंगे तो आपको सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं लगेगा। और जितना आपके ऊपर नहीं लगेगा उतना ही आप अपने बच्चे को भी सिखा सकेंगे और सोशल मीडिया का यूसेज बता सकेंगे, लिमिटेशंस, बाउंड्रीज बता सकेंगे। सो मेरे हिसाब से तो पेरेंट्स को सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, उसकी पिक्चर को समझना चाहिए और अपने आप को सबसे पहले समझना चाहिए कि हम एक बेस्ट पेरेंट अपनी तरफ से होंगे, ना कि दुनिया के हिसाब से बेस्ट पेरेंट। यानी कि हर आदमी का जो पैमाना है वो अलग हो सकता है, आपकी बिल्कुल। तस्वीर अलग हो सकती है, हर बच्चा अपने आप में ख़ास है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। एक जो कंपैरिजन का जो चार्ट है वो अपने आप में एक बेमानी हो जाती है ऐसे Exactly. में। अनुराधा जी, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, डेफिनेटली। अनुराधा जी, सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कई बार जो एकेडमिक रैंकिंग है वो एक पैमाना हो जाता है और पेरेंट्स उसे मान लेते हैं सफलता की? ऐसे में स्कूल की जिम्मेदारी को आप कैसे देखती हैं और समाज की भी ख़ास तौर पे? वो रैंकिंग का प्रेशर तो सदियों से चला आ रहा है और हम कितनी भी कोशिश कर लें कि हम उस पर हम नहीं जाते उस पर। स्कूल्स में आप देखेंगे बहुत सारे प्रोग्रेसिव स्कूल्स प्राइमरी और मिडिल स्कूल तक काफ़ी लीनियंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट। दे डोंट इवन गिव ग्रेड्स कि ठीक है ऐसा कुछ पता ना चले, ग्रेड्स दिया, मार्क्स नहीं दिया, ठीक है, रैंकिंग नहीं दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बनाया। बट हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि पेरेंट्स जो हैं वो आकर पूछते हैं मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है क्लास में, ठीक है, तो आपने नहीं दिया पर हमें बता तो दीजिए वो फर्स्ट 10 में आ रहा है कि नहीं, टॉप 3 में आ रहा है कि नहीं। तो वो उसके बाद आप ना दें, बट ये हमारे सोसाइटी में या एक पेरेंट के दिमाग में इतना है मैंने इतनी मेहनत की बच्चे के साथ, या मेरा बच्चा ने रात भर पढ़ाई की, तो इतनी मेहनत करने के बाद वो कहाँ ठहरता है क्लास में। तो वो शुरू वहीं से हो जाता है। और कंपैरिजन जो आपने अभी बोला कि कंपैरिजन मापदंड नहीं है, तो ये रैंकिंग तो कंपैरिजन ही है ना। आप फर्स्ट हो तो हम सेकंड हैं, वो थर्ड है। तो ये रैंकिंग
मेरे नज़र में सही नहीं है। परसेंटेज तो हमें निकालना पड़ता है, और वो भी सीनियर क्लासेस में, और बाद में जाकर जब कॉलेज में कट ऑफ लिस्ट निकलती है वहाँ तो वो फेस करना ही पड़ता है। तो हमें थोड़ी थोड़ी कंपटीशन के लिए तो बच्चे को तैयार करना ही करना है। होगा, लेकिन ठीक इसके है। साथ ही अनुराधा जी हमें बियॉन्ड द मार्क्स भी सोचना होगा बिल्कुल। कि बच्चे सिर्फ अंकों का एक पुलिंदा नहीं, हर बच्चे की एक यूनिकनेस है, एक क्वालिटी है, और माँ बाप को भी अपने बच्चे को उस तरीके से लेना होगा, ना कि ये देखे कि सिर्फ मार्क्स ही उसकी सफलता का या उसके टैलेंट का पैमाना बना दे। बिल्कुल सही, और बहुत हद तक ये चीज़ चेंज हो रहा है। बहुत पेरेंट्स आजकल हमें ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमने अपने बच्चे की टैलेंट आइडेंटिफाई की है, पर पढ़ाई में वो इतना अच्छा नहीं करेगा, बट वो और फील्ड्स में है, उसको चांस दीजिए। तो मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि चीज़ें अच्छाई की तरफ नहीं बदल रही हैं। लोग दूसरे करियर्स भी देखने लगे हैं अपने बिल्कुल, बच्चों के लिए, और ये लोग अपने बच्चे को एक होल में देखना शुरू कर दिया है लोगों ने। बट कुछ लोग अभी भी हमारे लिए कोई रूल और दूसरे के लिए कोई और रूल वाले प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना, बाग में लगा हर फूल जो है बहुत खूबसूरत है, लेकिन हर फूल की अपनी एक अलग विशेषता, एक अलग महक है, और तभी तो बाग इतना खूबसूरत बनता है। हर फूल एक जैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमें भी सोसाइटी में इस डिफरेंस को स्वीकार करना होगा, और हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की यूनिकनेस को ध्यान में रखते हुए उस पर काम करना होगा, उसको ज़्यादा हाईलाइट करना होगा और उसको इम्प्रूव करना होगा। एक बहुत ही जागरूक ऑडियंस मेरे साथ है, मैं चाहती हूँ आपका भी पार्टिसिपेशन हो। और चूँकि पेरेंटिंग प्रेशर पे बात हो रही है, तो मैं चाहूँगी आप में से जो मैं देख रही हूँ 5-6 पेरेंट्स भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप में से कोई भी एक जो सवाल करना चाहे, हमारे तीनों खास पैनलिस्ट हैं, किसी भी एक से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बताइए जी, बताइए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अगर माइक हो तो उन्हें दे दें प्लीज़। मैम, मुझे नहीं पता ये सवाल किससे पूछना चाहिए, पर जब मेरा एक समय था 12वीं क्लास में, सेम प्रेशर मैंने फ़ील किया था। मेरे पापा बैंक में थे, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यही था कि मुझे भी बैंक में ही कुछ करना है, बट मैं उस चीज़ में शायद अच्छी नहीं थी, मैं क्लियर नहीं कर पाई। आज सेम फेज़ में मेरा बेटा 12th में है। अब मैं उसके पापा आईआईटी इंजीनियर हैं, सेम मेरा बेटा आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पापा बाय डिफ़ॉल्ट मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, पर बेटा हमें ऐसा लगता है कि वो नेचुरली उसको बहुत एफ़र्ट डालना पड़ रहा है। तो ये कुछ इसका कोई तरीका है? काउंसलिंग भी अभी मिलती है, सब है, पर बच्चे इटसेल्फ में, बच्चों को भी कभी जब पार्टिसिपेशन होता है तो वो इतना रिजिड होते हैं कि नहीं मुझे यही करना है। उनको भी लगता है कि मैं इसी चीज़ में अच्छा हूँ, लेकिन बाद में रिज़ल्ट कुछ और रहता है, बच्चा भी डिप्रेशन में आता है। आज 12th में है बेटा, और उसकी 1.5 साल के अंदर लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी है, नेचर चेंज हो चुका है। पहले वो स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा प्लेयर था, अब वो बिल्कुल एक रूम में बंद है। तो ये ना चाहते हुए भी एक्चुअली वेरी नाइस क्वेश्चन, और एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन एग्जाम्पल, एंड दिस इज अलार्मिंग। इसका आंसर कौन देना चाहेगा? मेरा हिसाब से आपको एक समझना इम्पॉर्टेंट है कि बेसिकली जैसे मैडम ने बताया कि सिर्फ रैंक और नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैडम भी बता रहे हैं, और हर एक बच्चा में कुछ तो कुछ हुनर रहता है। बेसिकली पेरेंट का काम ये होता है कि बच्चा का हुनर क्या है आइडेंटिफाई करना है और उसको ग्रूम करना है, Very और nice. सिर्फ नंबर का पीछे भागना नहीं चाहिए। और वेदर यू लाइक इट और नॉट, हम सभी लोग एज ए पेरेंट बिना हमारा नॉलेज कभी कभी कह देते हैं हमारा बच्चा भी आईआईटी जाना है, हमारा बच्चा भी डॉक्टर बनना है, हमारा बच्चा भी इंजीनियर बनना है। अनफॉर्चुनेटली ये हम जब करता है तो हम उसको मिस्टेक नज़र नहीं आता है, वो तो ऐसे कह देते हैं, बट लेकिन बच्चा का दिमाग में वो बैठ जाता है और वो रह जाता है। तो देयरफॉर हमको ये करना चाहिए कि बच्चा को फ्रीडम देना चाहिए। आप क्या बनना चाहिए वो बनो, हम सपोर्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू वेर एवर यू गो, यू कैन गो, वी विल सपोर्ट यू। ऐसा वाला अप्रोच आप इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड ये जो एक उदाहरण बताते मैं आपको, हमारा साथ जो डिग्री किया मेरे साथ MBBS जो किया है, और जो लोग लास्ट पीछे से 10-15 नंबर जो थे आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग, और जो ऊपर से जो टॉप 10 थे दे आर ऑल वर्किंग इन गवर्नमेंट सेटअप और समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली ये जो नंबर जो है इट विल नॉट डिसाइड वेयर यू रीच। एक्चुअली आजकल इंटेलिजेंस का साथ साथ में इमोशनैलिटी कैसे है, सोशियलिटी कैसे है, ये हम देखना चाहिए। IQ
के बदले में SQ देखो, EQ देखो, इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, वो इम्पॉर्टेंट है। बच्चे में वो ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो जाता है, उसके लिए क्या करना है वो करना चाहिए। और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि शुरू से ही, मतलब आपका बच्चा तो अब 12th में आ गया है और उसने अपने लिए एक टारगेट बना लिया है कि मुझे इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी तो मैं वो क्रैक कर सकूँगा। वो एक अलग स्टेज पर है। उस समय आपको एक इमोशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है कि ठीक है, किस तरह से ब्रेक्स लिए जाए ताकि हम अपने को अनवाइंड कर सकें। और वो एक स्टेज पर पहुंच गया है। बट उसके पहले जैसे डॉक्टर ने कहा कि हमें उसके आइडेंटिफाई करने की, यूनिक आइडेंटिटी जानने की ज़रूरत है। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको बताएं एक बहुत अर्ली स्टेज से कि बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। और जब हम उनको तरह तरह के करियर्स के बारे में बताएंगे तो आज का डेट, जिस समय में ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा समय उस तरह से है। एक समय था जब 2-4 प्रोफेशंस को ही माना जाता था, अब तो बहुत प्रोफेशंस हैं। इनको बताया जाए तो ये फटाफट अपनी जगह ढूंढ लेंगे उसमें से, उसके बाद उसके बारे में उसको रिसर्च करने लगेंगे, पेरेंट भी जानेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने बहुत सही कहा कि हम अननोइंगली ये बात कह जाते हैं अपने बच्चे को कि जैसे मैं एक पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। मेरे फादर भी IIT के हैं, तो वो अक्सर मेरे भाई को कहा तक करते थे कि मैं कॉलेज से कानपुर निकलने के बाद अपने बेटे का ही एडमिशन कराने वहाँ जाऊँगा। ठीक है जी। सेकेंड, ये हो सकता है मजाक लगे कि ठीक है वो तो ऐसे बोलते हैं, मैं तो गया नहीं कभी वहाँ पर, बट ये एक प्रेशर छोड़ता है बच्चे के दिमाग में कि मेरे फादर की मेरे ऊपर कितनी हाई होप्स हैं कि वो जाना चाहते हैं, तो मुझे वहाँ पहुँचना ही है। तो अननोइंग प्रेशर पेरेंट रियलाइज नहीं कर रहा है कि उन्होंने ये प्रेशर डाला। बच्चे भी रियलाइज नहीं करते उस समय, बट अननोइंगली हो जाता है, it मेकिंग अ becomes a प्लेस problem. इन योर माइंड समवेयर, इट्स क्रिएटिंग दैट स्पेस। बिल्कुल। I मिस can- जयस में अगर आपका कोई टेक हो। हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी, आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड माई 2 और यहाँ पे सेंट्स। मेरा भी एक क्वेश्चन है, जिस तरह से इन्होंने अपने बच्चे में एक ड्रास्टिक चेंज बताया, ये कहाँ पे चूक हो गई कि एक अच्छा खिलाड़ी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है? हाँ, ये मैं समझ सकती हूँ। हम हमेशा से हम जानते थे वो बहुत अच्छा प्लेयर है और हमने उस चीज़ को बहुत को प्रमोट किया, लेकिन मुझे नहीं पता हमारा इतना प्रमोट करने के बाद में भी उसने डिनाई कर दिया कि मुझे उसमें नहीं जाना क्योंकि मैं उसमें बेस्ट नहीं हो सकता। तो एक ये मतलब किसी भी फील्ड में बेस्ट ही क्यों होना पड़ेगा? कोई एवरेज चाइल्ड क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता? 12th हर बच्चा 11th-12th में हर बच्चा ये प्रेशर क्यों फील करता है? कि हमें बच्चे को शुरू से समझाना है कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल, टू बिकम अ सक्सेसफुल, ये आपका परफॉर्मेंस बेस्ड होता है कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे तभी आप सक्सेसफुल होगे। जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ बेसिकली योर ब्रेन वर्क, कि ब्रेन के अंदर 9 इंटेलिजेंसेस होती हैं। ये हम सबको पता है कि एवरीवन, हमने सुना है कि एवरीवन इज़ बॉर्न जीनियस, बट हम देखते हैं नॉट एवरीवन इज़ टर्निंग इनटू जीनियस। वो इसलिए क्योंकि इंटेलिजेंसेस किसी तरफ में ज़्यादा शार्प हैं और हमने परवरिश या सपोर्ट सिस्टम किसी और तरफ दिया हुआ है, तो वहाँ पे वो कैसे परफॉर्म कर पाएगा? वहाँ पे उसको स्ट्रगल होगी, वहाँ पे उसको चैलेंजेस आएंगे ही, उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। कुछ भी करके एग्ज़ाम भी क्लियर कर ले तब भी वो किसी ना किसी लेवल पे थकेगा और हताश होगा। तो आजकल आप ये समझिए कि काफ़ी असेसमेंट्स आ गई हैं कि आपको पता चलता है कि आपकी इंटेलिजेंस कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, किस जगह पे आप ज़्यादा सपोर्ट दो तो वहाँ से जीनियस निकलने वाला है। तो इस टाइप के असेसमेंट्स हैं, साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स हैं, बायोमेट्रिक असेसमेंट है, तो हम ये ब्रेन को पूरा समझते हैं। तो उधर से हम जितनी जल्दी ये असेसमेंट करा सकते हैं तब हमें पता चल जाए कि ये एक रोड मैप बना हुआ है। अगर आपके पास रोड मैप होता है, जैसे कि GPS सिस्टम, आपको पता है कि ये आपके लिए सही है, तो आप सीधा उसी की तरफ जाते हैं, आप एक्स्ट्रा नॉइसेस को कट कर देते हैं। तो ये अगर आपने असेसमेंट करा ली तो आपको पता है कि आपने कहाँ सपोर्ट देना है, कहाँ जाना है, और बच्चे में एंथू रहेगा, बच्चे की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। और उसके साथ साथ में ऐसे भी कई बार होता है कि बच्चा पीयर प्रेशर में भी कुछ कर रहा होता है और अपना सोच नहीं रहा होता। तो अगर हो सकता है कि उसकी इंटेलिजेंस है भी उस फील्ड में, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट आता है
कि देन वो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है एग्ज़ाम में, या अपने आप को बंद कर रहा है, या उसकी बाकी सारी चीज़ें सफ़र कर रही हैं, तो मतलब वो सही सलीके से नहीं पढ़ रहा, तो उसके स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। हम जो इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं ब्रॉडली 3 तरीके से करते हैं, ऑडिटरी, विजुअल एंड किनेस्थेटिक। हो सकता है कि वो किनेस्थेटिक लर्नर है और आप उसको विजुअल सपोर्ट देते जा रहे हो, तो वो कैसे उस चीज़ को समझेगा, ग्रास्प करेगा, होल्ड करेगा, रिटेन करेगा और उसको रिकॉल करेगा एग्ज़ाम पे। तो हमें ये सारे असेसमेंट्स अब ईजिली अवेलेबल हैं, तो ये करा के अपने आप को एक सही क्लैरिटी एंड डायरेक्शन के ऊपर चलाने से तो इस टाइप की इश्यूज आती ही नहीं है। जी, आई होप आई वाज एबल टू बिल्कुल। हेल्प यू। बिल्कुल। जस्ट टू ऐड वन पॉइंट हियर, please. एक्चुअली ये जो आपका बच्चे के बारे में ना इन जनरल ये जो 12th क्लास का जो मुद्दा आप उठाया, इसके बारे में मेरा अंदाज़ा ये है कि बेसिकली इट्स ए टर्निंग पॉइंट इन लाइफ। सो मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी चूजिंग देयर पाथ, मतलब इंजीनियर बनना है, नहीं तो डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना, तो बेसिकली इट इज़ एन इंटरमीडिएट फेज ऑफ द लाइफ, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम इतना सारे कंपटीशन है, मतलब कम सीटें रहते हैं बट लेकिन ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, रैंकिंग ज़रूरत है, तो इसलिए रैंकिंग सिस्टम तो एग्जिस्टिंग है और वो तो हम हटा नहीं सकते। बट इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा का सेल्फ एस्टीम कम होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं व्हेन दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। तो इसलिए एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए केयर गिवर हमारा रोल ये बनता है कि बच्चा का सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करने के लिए प्लान करना है। वो कैसे करे? जैसे कि अभी किसी बच्चा को नंबर कम आ गए तो उसके बारे में छोड़ के न्यूट्रल टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहिए, कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दीजिए, इज्जत से बात कर लीजिए, किसी सोशल मीटिंग्स में बच्चा को रोल दे दीजिए, कोई घर में मेहमान आ रहा है तो बच्चा के साथ बात करवा दीजिए, आप कम बात करो, बच्चा से ज़्यादा बात करा दीजिए। दिस इज कॉल्ड एज हाउ टू बिल्ट अप द सेल्फ एस्टीम। एक बार बच्चा का सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, जैसे मैडम बता रहे थे, एंड आई ऑल्सो सेकेंड टू व्हाट मैडम हैज सेड, हम सभी लोग बच्चों को ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए कि एक ही टारगेट रखना नहीं चाहिए ज़िंदगी में, मेरे को MBBS क्रैक करना ही है, इंजीनियरिंग सीट क्रैक करना ही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप ट्राई करो, मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो यू शुड हैव ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, देन द चाइल्ड विल बी वेरी कंफर्टेबल। मतलब अरे यार तो चलो कोशिश तो करेंगे, मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो कुछ और करें, ऐसा अप्रोच रहना। डॉक्टर साहब ने कहा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन ए से ज्यादा बेहतर आप सी में परफॉर्म करके कमाल कर सकते हैं। बिल्कुल से और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उस बच्चे को एंड ऑफ द डे ये फीलिंग हमें घर से देना है कि आपका सेफ्टी नेट है, हम वी आर देयर विथ यू, कि इफ यू फेल इन व्हाटएवर यू ट्राइंग, nothing is going to fall. It's okay. It's okay, and we are there for you. When the child knows this, the pressure is automatically ऐसा है ना मैडम, आजकल बोलते नहीं पेरेंट्स, बट लेकिन हमारा हाव भाव बच्चे पिकअप कर लेते हैं। सपोज यू में से अरे बेटा कोई बात नहीं, बट लेकिन अंदर जाके चुप हो जाएगा, आप रोएगा या नहीं तो इमोशनल हो जाएगा, तो बच्चा विल पिक ऑल दोस थिंग्स एंड दे विल फील वेरी सैड। पावर बहुत है। एक और गेस्ट उनसे पहले, जैसा कि सर भी कह रहे थे कि किसी भी हालत में बच्चों का जो सेल्फ स्टीम है उसे लो नहीं होने देना है, क्योंकि वही तो उसकी मेन शक्ति है, मतलब उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। अगर कभी कहीं आप गिरते हैं तो आप उठ भी सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उठेगा। मंजिल तो एक कि उसकी कोई सीमा नहीं है, एक रास्ता है, और बच्चों को इस तरीके से उस पर चलने के लिए प्रेरणा आप ही दे सकते हैं। जी बताइए आपका सवाल। मेरा यहाँ पर सम्मानित पैनल से सवाल ये है कि बच्चों जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी को देखते हुए और इस प्रतियोगी भागदौड़ भरी जिंदगी को देखते हुए, समय का अभाव, बहुत कुछ पाने की इच्छा, एज ए पेरेंट्स मैं ये जानना चाहता हूँ कि परिवार के लोगों की उनकी क्या ऐसे पहलू हैं, क्या पॉइंट्स हैं कि बच्चों के करियर के डिसीजन में उस पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा बच्चा को पहले प्रेफरेंस दे दीजिए। बच्चा क्या करना चाहते वो पूछिए पहले, आप क्या बनना चाहते बताओ, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कहाँ पे अच्छा कर रहा है, ये आइडेंटिफाई करके अप्रिशिएट करो। अरे यार तू बहुत अच्छा कर रहा है इस एरिया में, और आगे चलो। दिस इज द बेस्ट मेथड। डोंट डिसाइड फॉर द चाइल्ड, you let the child decide what he wants or what she wants. That is the best method. कि you should use what is called as quality time. ये क्या होता है quality time? आजकल बच्चों के पेरेंट्स के पास समय नहीं है, यही तो बता रहे ना जी। तो क्वालिटी टाइम का मतलब ये होता है कि आप दिन में कम से कम आधा घंटा अगर बच्चा के साथ अगर आप स्पेंड कर सकते हैं,
बट दैट शुड बी क्वालिटी टाइम. ये क्वालिटी टाइम क्या होता है? ऐसा आप इन्वॉल्व होना चाहिए, आप सुनना चाहिए, अटेंटिवली सुनना चाहिए, एक्टिवली सुनना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, बच्चा के साथ मिलजुल के रहना चाहिए. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्वालिटी टाइम. कोई कहता है कि मैं तो आधा घंटा बैठा है बच्चा के साथ, लेकिन फ़ोन पे बैठे रहते हैं. ऐसा नहीं रहना चाहिए. क्वालिटी टाइम मतलब मन से, दिमाग से, दिल से बच्चा के साथ स्पेंड करेगा. दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी टाइम. अगर ऐसा करेगा तो बच्चा और पेरेंट्स का बीच में अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा. जी. बिल्कुल, मैं आप लोग के पास आऊँगी, लेकिन एक सवाल लेकर मैं जो है आपके पास आना चाहूँगी. हालिया जो एक रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि 60% जो माता पिता हैं वो मॉडरेट टू हाई साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को अनुभव कर रहे हैं. कोविड पीरियड के दौरान ये जो तनाव है, स्ट्रेस है, और ख़ासकर पेरेंटल स्ट्रेस ये और बढ़ा है, और दुर्भाग्य से ये पोस्ट कोविड भी उसी तरीके से जारी है. अगर इसका कोई मेडिकल पहलू है तो ओम साई जी मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन इसका व्यवहारिक पहलू क्या कारण हो सकता है कि ये तब बढ़ा और अभी भी जारी है? और चूँकि आप लगातार पेरेंट्स को डील कर रही हैं, किस तरह के इश्यूज़ हैं जो वो लेकर आते हैं सबसे ज़्यादा आपके पास? सबसे ज़्यादा इश्यूज़ बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं. एग्रेशन बढ़ गया बच्चे का, या आइसोलेट हो गया, सिक्लूडेड रहता है, या एकेडमिक्स ड्रॉप होने लग गई हैं, या खाने पीने में चेंज ड्रास्टिक आ गया है, स्लीप पैटर्न में ड्रास्टिक चेंज. ये बिहेवियरल पैटर्न बच्चों में नज़र आने लग जाता है. लेकिन तनाव पेरेंट्स का ही है. पेरेंट्स ने ही वो कंडीशन को हैंडल करना है. जहाँ पे मैं बच्चों को हेल्प करती हूँ इन चीज़ों से बाहर आने के लिए, साथ साथ में मुझे पेरेंट्स को भी यही काउंसलिंग करनी पड़ती है कि आपकी, जैसे सर ने कहा कि जैसे प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, वो कनेक्शन बिठाने की ज़रूरत है. तो आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना होता है पेरेंट को कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा क्या तरीका है, क्या हमारा तरीका करेक्शन है, कंट्रोलिंग है, क्रिटिसिज्म है, ऑलवेज जजमेंटल है. तो बच्चा दूर होएगा, कटेगा, उसकी सेल्फ एस्टीम, जैसे कहा, सेल्फ एस्टीम नहीं बनेगी, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, उसके ऊपर सेल्फ बिलीफ नहीं होगा. जब ये तीनों चीज़ें बच्चे के पास में नहीं है तो बच्चा पनप नहीं सकता. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि करेक्शन, कंट्रोलिंग एंड क्रिटिसिज्म की जगह पे कनेक्शन बनाया है. फिर वही बात घूम के आती है कि सबसे पहले तो आप अपना रिश्ता बनाइए. रिश्ता में आप कितना भी टाइम जितना स्पेंड कर सकते हैं, बिजी हैं या सिंगल पेरेंट हैं या कैसे भी हैं, आप बच्चे के साथ में जो भी टाइम दे रहे हैं वो क्वालिटी हो, वो कनेक्शन बिल्डिंग हो. तो पेरेंट्स का भी तनाव जो है, बच्चों में चेंजेस नज़र आने लगेंगे, पेरेंट्स का तनाव अपने आप ही ठीक होने लगेगा. पेरेंट्स का तनाव तो बच्चों से ये एक तरीके से विशेष साइकिल है कि किसका पहले आया, लेकिन दोनों को ही साथ के साथ में ही डील करना ज़रूरी है. बिल्कुल. अनुराधा सिन्हा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि क्या आपको लगता है कि स्कूल एक बहुत ही सशक्त भूमिका निभा सकता है? स्कूल, बच्चा और पेरेंट्स के बीच एक जो ब्रिज बनेगा, उसमें स्कूल की भूमिका को आप कैसे देखती हैं? और ये चाइल्ड और पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन है या जो वेल बीइंग है, आपको लगता है स्कूल की तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए, कुछ सेशन होने चाहिए? हम देख रहे हैं NEP 2020 होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, और आजकल पेरेंट को इसको लेकर जागरूक भी किया जा रहा है. बिल्कुल. आई थिंक स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि ये जो जनरेशन हमारी बदल सी रही है, क्योंकि तनाव की जो इतनी बातें हमने की, तो स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल है. हर कोई जानता है कि बच्चे टीचर्स की बात सुनते हैं, ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि पेरेंट्स भी स्कूल की बात सुनते हैं जी, टू सम एक्सटेंट. तो स्कूल की एक बहुत बड़ी भूमिका है कि टाइम टू टाइम पेरेंट्स को बुलाएं, और जो इश्यूज स्कूल में दिख रही हैं उन्हीं इश्यूज पे डिस्कशन हो. वही इश्यूज हैं, हर बच्चे की इशू है, तो उस पर एक टाइम टू टाइम डिस्कशन हो. स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल काफ़ी इक्विप्ड है, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल. जैसे कि जया मैम ने बोला कि आप उतने ही बड़े पेरेंट हो जितना बड़ा आपका बच्चा है, ठीक है, बट मैं हर समय अपने पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप 1 टाइम पेरेंट हो, आप 10 ईयर पेरेंट हो, मैं मिलियन ईयर पेरेंट हो गई हूँ. बिल्कुल. क्योंकि इतने सारे बच्चों को अपनी आंखों के सामने देखा है. तो हम लोग काफ़ी इक्विप्ड हैं. देयर आर सो मेनी स्पेशलिस्ट्स लाइक जया जी एंड ओम साई जी हु कैन ऑफ कोर्स बी इनवाइटेड टू स्कूल, और वहाँ पर सेशंस किया जा सकता है.
उससे एक चेंज आएगा। इवन मैम इन द पीटीएम सेशन ऑल्सो कि पीटीएम में हम बच्चे की परफॉर्मेंस पे ही सिर्फ डिस्कशन ना करके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करें। मुझे लगता है पीटीएम का ये एक पार्ट भी हो जाना चाहिए, किस तरीके से माँ बाप की बच्चे के साथ बॉन्डिंग बनाने में स्कूल का जो पार्टिसिपेशन है, भूमिका है, वो पीटीएम का एक करिकुलम हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो एक पीटीएम होती है जब नॉर्मली वो रिपोर्ट कार्ड वाली पीटीएम, जिस समय हम रिपोर्ट कार्ड डिस्कस करने जाते हैं, बट उसके अलावा स्कूल को एक स्पेशल टाइम हर पेरेंट को देना चाहिए जब वो टीचर से जाके मिले और 20-25 मिनट टाइम स्पेंड कर सकें, जहाँ पे 1-to-1 वो भी अपनी समस्या बताएं और टीचर्स भी बताएं कि वो उनको कैसा दिखता है यहाँ पर, और मिलकर दोनों एक सॉल्यूशन पर अगर आएं बिल्कुल, तो ये होगा। बिल्कुल, ये और हमने कोई शुरू भी- कर दिया हाँ, है ये काम। अच्छा। और बहुत स्कूल्स कर भी रहे होंगे ये वाला, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एक डॉक्टर ओम साई, जी पॉइंट बताइए। कहना चाहते हैं मैं ये, इन एडिशन टू व्हाट मैडम हैज सेड, एक्चुअली एक डेवलपमेंटल पीरियड एक टर्म यूज करता है। इसका मतलब ये होता है कि 0 to 18-19 ईयर्स तक उसको कहते हैं कि डेवलपमेंटल पीरियड। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर भी बढ़ते जाएगा, ब्रेन भी बढ़ते जाएगा, हमें विकास हो जाएगा, बुद्धि विकास हो जाएगा। इन दिस पर्टिकुलर पीरियड जो भी बंदा को सामने आता है तो दे विल ट्राई टू इमिटेट, दे विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम। तो ये पता चल गया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट हीरो कौन है एक बच्चा का? टीचर है। तो स्कूल इम्पैक्ट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी बच्चा को पकड़ के देखो, यार बड़े होने के बाद क्या बनना चाहते हो? मैं टीचर बनूंगा। दिस अ वेरी कॉमन थिंग। थोड़ा बड़ा होने के बाद कुछ और बोलता होगा, बट लेकिन पहले पहले तो टीचर का नाम लेता है। क्यों? क्योंकि टीचर विल बी फर्स्ट मॉडल, फर्स्ट हीरो टू द चाइल्ड। अगर वो मॉडल, वो हीरो अगर ठीक ठाक समझाए, ठीक ठाक पढ़ाए, ठीक ठाक एक अच्छा एग्जाम्पल बने, तो नेचुरली ये बच्चा का भविष्य ठीक ठाक रहेगा। सो देयरफॉर आई थिंक वी शुड रेस्पेक्ट दैट। बिल्कुल। और मैं चाहूँगी ऑडियंस, अगर आपके कोई सवाल हैं आप ज़रूर पूछिए, और वक्त अब चूँकि कम है तो प्रिसाइजली अपने क्वेश्चन को करिए। बिल्कुल, बताइए। सर आई हैव अ क्वेश्चन विद यू। सर एक्चुअली अगर मतलब किसी बच्चे के ऊपर है वो क्वेश्चन, लाइक अगर वो दो तरह से बिहेव करे, लाइक ही डजंट नो कि उसको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, बट सबके सामने ही और शी इज़ बिहेविंग लाइक शी इज़ एन एक्सट्रोवर्ट और ही इज़ एन एक्सट्रोवर्ट, बट इंटरनली वो नहीं है, एंड शी इज़ नेवर एक्सप्लेनिंग हरसेल्फ टू हर पेरेंट्स। मतलब पेरेंट्स को, सिंस उसने देखा है अपने पेरेंट्स को घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए एंड ऑल, सो उसने कभी अपने पेरेंट्स से कुछ डिस्कस नहीं किया। सो लाइक ये चाइल्ड के ऊपर और पेरेंट के ऊपर, दोनों के ऊपर किस तरह से लाइक प्रभाव डाल सकता है ये चीज़? नहीं, आप जो बता रहे हैं इट्स अ वेरी कॉमन इशू, एंड बेसिकली वो ग्रोइंग एज, स्पेशली टीनेज बच्चों में ये काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। इमोशनल हो सकता है कि कभी कभी इम्पल्सिविटी देखने को मिलता है। और आप एक वेलविशर है, वो बच्चा का, वो इंडिविजुअल का, तो आपका रोल क्या है और फैमिली का रोल क्या है मैं बताते हैं। एक्चुअली आपका रोल ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ लिसन टू देम, एक मौका दे दो सुनने के लिए। अब सुनो पहले क्या कहना चाहते हैं, क्यों ऐसा है, क्या हुआ, ये वाला सबसे पहले। That's okay, but it's their right to not to explain, but it is your right to know what they want to say. So therefore आपकी तरफ से एक कोशिश तो जारी रहना चाहिए till you succeed. बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यहाँ पे मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी वो बैरियर्स Involve तोड़ने करना पड़ेंगे, पड़ेगा। और वो बच्चे की हिच हटाने के लिए वो कंफर्टेबल जोन देना पड़ेगा कि बच्चा आपसे So, कुछ भी शेयर करने Suppose में if you make the हिच ना child करे। comfortable, probably the child will speak, child will say something first word, and then simultaneously आपको पेरेंट्स को भी सब मदद करना पड़ेगा। So उनका भी कुछ सुनना पड़ेगा, उनको भी समझाना पड़ेगा, उनका दृष्टि में भी लेकर जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि अगर कुछ असेसमेंट का ज़रूरत है, हेल्प का ज़रूरत है, डेफिनेटली यू शुड एक्सटेंड योर हेल्पिंग हैंड। आई वांट टू ऐड दिस कि एक जो गैप बनता जा रहा है बच्चे और पेरेंट के बीच में, वो इस वजह से भी है क्योंकि पेरेंट कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप अभी ये घूमना फिरना बाद में करिए, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो उससे भी बच्चे पे प्रेशर थोड़ा बहुत कि आई मीन अगर को करिकुलर एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं तो वो आपके पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल। सिर्फ पढ़ने से आप आगे बढ़ सकते हो, साथ साथ में वो चीज़ें भी करनी। और दूसरा मेरा एक पॉइंट आपसे था कि आपने जैसे बोला कि सोशल मीडिया से थोड़ा इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को,
बट मेरा ये मानना है कि अभी जो हमारी जनरेशन आती जा रही है तो यूथ को हम देखते हैं कि वो सिर्फ इंटरनेट से या सोशल मीडिया इसी सब से सराउंडेड है. ठीक है, आप बताइए. I want to add one thing. I think the crux of these topics like increasing parenting issues is comparison. When we compare our kids like कि हम उनकी बेटी तो ये कर गई, उनका बेटा तो ये कर गया, गुप्ता जी का बेटा ये कर गया, उनकी बेटी ऐसे कर गई, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप गैप बढ़ा देता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में. व्हाट आर योर ओपिनियंस? आई वांट टू आस्क अनुराधा नहीं मैम. डेफिनेटली आपका जो बात सही है. आप क्रिटिकल कमेंट्स करना नहीं चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव चीजें उठाना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना चाहिए. मैम आप बताइए आपका क्या कहना मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आजकल ऑनलाइन गेमिंग बहुत ज़्यादा बच्चों में चल रहा है, मतलब पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि मैं इतने लेवल पे हूँ, मैं इतने लेवल पे हूँ, तो बच्चा चाहता है कि वो पूरे टाइम बस ऑनलाइन गेमिंग ही खेलना चाहे. जैसे मेरा बेटा है, उसका तो पूरा ड्रीम ही ये है कि मुझे ऑनलाइन गेमर ही बनना है, उसका पूरा फोकस वही रहता है, जबकि वो स्टडीज़ में इतना ज़्यादा अच्छा है. फिर उसके रिजल्ट्स भी आते हैं कि उसका बिहेवियर इशू हो रहा है, क्योंकि आप हमसे मना करते हैं कि आप नहीं खेलोगे उसे, लेकिन यह है कि मेरा ड्रीम यही है कि मुझे इतना लेवल पार करना है, तो उसे ज़्यादा टाइम चाहिए, तो उससे और भी ज़्यादा इश्यूज आते हैं. वो हाइपर एक्टिव हो रहा है और एंगर भी इतना ज़्यादा करता है, गुस्सा करता है सबके ऊपर. सर ऐसे तो में उसका- इसमें थोड़ा सा है कि बच्चों को कई बार ना, जैसे ये इश्यूज शायद मेरे साथ भी है, बच्चे एक ड्रीम बना ले रहे हैं, बच्चों को ये फ़र्क कि सही और गलत का फ़र्क समझाना तो माँ बाप की जिम्मेदारी है एक माली की तरह. जैसे मैंने कहा था कि बाग में अगर आप बच्चे को ऐसे ही छोड़ देंगे पेड़ पौधों को, तो वो बाग जंगल बन जाएगा. तो बच्चों की प्रॉपर समय समय पे ट्रिमिंग होना बहुत ज़रूरी है. पेरेंट्स यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है कि बच्चे को ड्रीम को आप चेज करने दीजिए, उन्हें उन्मुक्त आकाश दीजिए, लेकिन वहीं पर आपको एक माली की भूमिका भी अदा नहीं, करनी है, एक चीज़- एक कुम्हार भी बनना है. एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है. एक्चुअली कोई ऐसा नहीं कहते कि आप खेलो मत, आप देखो मत, आप कंप्यूटर यूज मत करो, ऐसा कहना नहीं चाहिए और कहते भी नहीं है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट हाउ मच यू यूज एंड व्हाट इज द कंटेंट, हाउ यू रेगुलेट योर ओन कंट्रोल ओवर दैट. मतलब बेसिकली ये जो गैडगेट है आपका हाथ में रहना चाहिए, बट लेकिन हालत ऐसा हो रहा है कि गैडगेट का हाथ में आप हो रहा है, तो ये कंट्रोल से बढ़कर है. तो देयरफॉर आपको बच्चा को ऐसा बताना चाहिए आपको, बेटा आपको इसी में कुछ आपका प्रोफेशन बनाना चाहते हो बनाओ, बट एट द सेम टाइम आपको ये सिस्टम का भी समझना चाहिए. सभी लोग 10th क्लास पास होना चाहिए, 12वीं क्लास पास होना चाहिए, डिग्री करना चाहिए, और उसके बाद ही कुछ प्रोफेशन बनेगा. आप 8वीं क्लास में आप इंटरनेट गेमर नहीं बन सकते. बिल्कुल. तो ये वाला आप समझाना चाहिए बच्चा को. दूसरा चीज इंपॉर्टेंट ऐसा है कि हम ये बच्चा को हेल्प करना चाहिए. और आजकल आप तो नेगेटिव चीज़ बताया, मैं तो मेरे पास बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ भी है. ये जो गैडगेट्स का, उसमें टाइमर होता है, उसमें रिमाइंडर्स होता है, उसके बाद कंटेंट एवेल्युएट करके अच्छा रिपोर्ट आ जाता है, कितने देर आप गेमिंग किया, कितने देर आप चैट किया, कितने देर टेलीफोन पे बात किया, ये सारे चीज़ भी आ जाता है. सो वी शुड हेल्प द चाइल्ड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, ताकि वो खुद सेल्फ असेसमेंट करे, सेल्फ सुपरवाइज करें. बिल्कुल, यानी कि एक सेल्फ रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है. और ये जो चिंता है ये बच्चे को खुद की भी होनी चाहिए कि हम कैसे खुद को रेगुलेट करें, और सही गलत का फ़र्क तो देखिए हमें बताना ही पड़ेगा. मैम आपका सवाल था, इसमें थोड़ा मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ. यस मैम. ये जो एज है ना, टीनेज, इसमें ना ड्राइव ज़्यादा है, कंट्रोल कम है इनके अंदर. तो टीनेज में कोई भी चीज़ जो अच्छी लग रही है वो हद से ज़्यादा उसके ऊपर चले जाएंगे. इट कैन बी एनीथिंग. तो अगर गेमिंग अच्छा लग रहा है तो हम गेम खेलते रहेंगे, हमें और कुछ नहीं सूझेगा. कोई एडवेंचर एक्टिविटी अब अच्छी लग गई तो हम उस पर हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे. तो उनको वो कंट्रोल आता नहीं है, बिकॉज उनका ब्रेन अभी उसी तरह से वायर्ड है. तो पेरेंट का यहाँ रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसी चीज़ के लिए आपको मना नहीं किया जाएगा. आज के डेट में हम किसी बच्चे को बोल ही नहीं सकते हैं कि आप गैजेट से दूर रहो, करना है, लेकिन हर चीज़ की अपनी बाउंड्री है जो हमें सेट करने की ज़रूरत है. कितनी देर, कब तक, और जैसे कि डॉक्टर ओम साई ने बोला कि गैजेट्स में रिमाइंडर्स हैं और चीज़ें हैं, तो हम उसको यूज़ करके और उनके अंदर एक कंट्रोल की हैबिट को बनाने की ज़रूरत है. अपार्ट फ्रॉम मेरा मानना ऐसा है कि ज़्यादातर मॉडलिंग जो होता है ना, माँ बाप फ़ोन पे रहते हैं और बोलते रहे बेटा फ़ोन देखना नहीं, पढ़ाई करो. ये कैसे हो सकता है? हाउ यू विल एक्सेप्ट दिस? अगर आपको बच्चा को मना कर रहा है तो आप भी थोड़ा बाजू में रखो मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर के लिए.
फैमिली के कुछ रिचुअल्स होने चाहिए हाँ कि हमने खाना इकट्ठे खाना है, उस टाइम पे कोई जना अपना गैजेट लेके नहीं बैठा, नहीं बैठेगा। सुबह के टाइम पे हमने ये करना है। कुछ ऐसे फैमिली के अपने इंडिविजुअल रिचुअल्स होने चाहिए। आपको टाइम दिया जाएगा, गैजेट का टाइम दिया जाएगा, आपको गेमिंग का टाइम दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ में भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी होती हैं। हम वो साथ साथ में बैलेंस करते हैं। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिल के करता हूँ, और बैठ के साथ में करते हैं। तो वो हैंड होल्डिंग कनेक्शन के साथ में उनको बाउंड्री भी बता दी और उनको ये भी बता दिया कि बाकी चीज़ें भी साथ साथ में ग्रूम करनी ज़रूरी है। तो उससे बैलेंस होने के पूरे चांसेस होते हैं। जी बिल्कुल। मेरा बेटा अभी 10th पास कर चुका है और नाउ ही इज़ इन 11th। बट हम लोग जो भी फेस कर रहे हैं, जैसे मैम ने बोला प्रेशर, डेफिनेटली प्रेशर है। अब ये आज के टाइम में कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, जनरल सोचते हैं कि पेरेंट्स बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, बट अब धीरे धीरे लग रहा है कि कहीं कहीं पेरेंट्स उल्टा प्रेशर हम पेरेंट्स पे आ जा रहा है। डेफिनेटली होता है ये जनरेशन गैप, जैसे बच्चे ने कहा कि डिजिटलाइजेशन होना। सम टाइम क्या होता है, धीरे धीरे कोविड के बाद से या जो भी जो स्क्रीन टाइम हम लोगों ने दिया, तो अब बच्चे उसके यूज टू हो चुके हैं। प्रॉब्लम अब यहाँ आ रही है कि डेफिनेटली टाइमर, पासवर्ड या जो भी चीज़ प्रिकॉशन हम लगा के कर देंगे, बट उनके साथ क्या होता है कि एक तरीके से बच्चे को हर चीज़ हमने प्लेट में सर्व करके दे दिया, बट एट द सेम टाइम हमें उनको स्ट्रगल भी तो करना सिखाना है। हर चीज़ पे जब तक आप उनके साथ हाँ में हाँ कर, हमेशा नहीं होता कि उनकी चीज़ डिमांड सही है। हर जगह उन्होंने बोला और एट अ टाइम हमने उनको बी ए पेरेंट दे दिया। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा दुखी ना हो, हम उनसे फ्रेंडशिप कर रहे हैं। आज के टाइम में फ्रेंडशिप और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मतलब हो गया है सर कि बच्चों की डिमांड पूरी करो। हम लोग ऑलरेडी काउंसलिंग करते थे पेरेंट्स और स्कूल में भी, तो उन्होंने बोलता है काउंसलिंग क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। उसमें क्या करना है, बच्चे को शॉपिंग पे ले जाओ, बच्चे को मूवी पे, हाँ मूवी पे ले जाओ। हमारे साथ ये हुआ, तो हम लोग बोल रहे हम कि यानी कि आप अगेन हमें बोल रहे हैं कि बच्चा जिस समय जो डिमांड कर रहा है आप उसको हैंड में देते जाओ। बिल्कुल नहीं देना और जब तक हमने मना कर दिया वहाँ पे रिपल्सिव हो गया। इसमें एक करेक्शन है मैडम, एक्चुअली क्या है ना, क्वालिटी टाइम का डेफिनेशन ये जो अभी बात किया वो थोड़ा दोबारा अब समझना चाहिए। और इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंटली चीज़ समझना चाहिए कि बच्चा जो भी डिमांड कर रहा है सारे चीज़ नहीं देना है। जो आपको लगता है देना है तो वो दे दीजिए, अगर आपको लगता है नहीं देना है तो बिल्कुल नो, और बिग नो। एन वो कह दिया तो कह दिया तो कह दिया। अगर आपने नो के साथ में लॉजिक दिया, हाँ, तो दे विल एक्सेप्ट इट, तो दे एक्सेप्ट इट। क्योंकि आप उनको, आप अगर टीनेज के साथ में आप समझे कि टीनेज अपने आप को सबसे बड़े ज्ञानी मानते हैं, तो आप उनको बोलो कि तुम्हें तो सब पता है, तो पढ़ो आप इसके बारे में, समझ लो। और एक दूसरी चीज की गूगल और सब कुछ स्क्रीन या रील्स या पॉडकास्ट आजकल नया चल रहा है, उसको सीख के लगता है बच्चों ने कि हमने सब कुछ, हमें तो सारा ज्ञान पता हो गया। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों की रीडिंग हैबिट छूट गई, बच्चों की राइटिंग हैबिट छूट गई। और जब पेरेंट्स अगर इस चीज़ को जाके बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पॉडकास्ट हो रहा है वो किसी सर्टिफाइड कंपनी सर्टिफाइड किया कि किसी बंदे ने का चैनल है और वो जो किसी के बारे में बता रहा है वो सच है। अब यहाँ पे पेरेंट्स की डिमांड होती है कि नहीं बेटा जरूरी नहीं है कि ये सच है, क्योंकि हमने तो किताब में जो पढ़ा है। बच्चे वहाँ पे क्वेश्चन करते हैं आपने गलत पढ़ा था, ये सही है। ह्यूमैनिटी का प्रॉब्लम है, इस स्पीड का प्रॉब्लम है, इस जनरेशन का प्रॉब्लम है। हम ही खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। आप ये मोबाइल फोन किसको चाहिए था? हमें तो चाहिए था। लैपटॉप किसको चाहिए था? हमें तो चाहिए था। सो हम ही लोग रेस्पॉन्सिबल है, बट लेकिन जो वी ओनली प्रोवाइडेड, वी ओनली इन्वेंटेड, सो देयरफॉर जो अपने पास है उसको सही तरीका से यूज करना भी सीखना चाहिए। दिस इज व्हाट वी नीड टू टीच देम। हाँ जी, बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन। यस, मेरा नाम सिद्धांत सिंह है और मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो थोड़ा पास रखिए। मेरा एक सवाल था कि आजकल जो जैसे बोला जाता है कि पेरेंट्स जो हैं वो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी कोई मंशा नहीं रहती उसके पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अगर बच्चे स्कोर ना करें और उनकी नौकरी ना लगे तो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को एक एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि मैंने इस पर इतना खर्चा करा और ये, तो वो बुरा मान जाते हैं। तो क्या वो इस मानसिकता से अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहाँ तक सही है? और नहीं है। और दूसरी बात सही नहीं है, वेरी सिंपल। और दूसरी बात, पेरेंट्स की जो इनकम होती है उसके आधा बच्चों की फ़ीस में जाता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी तो देखेंगे कि हम अपना खर्चा काट के इनको इतना पढ़ा रहे हैं, हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने मूवीज़ देखने पे 18% GST लगा रखा है और बच्चों की पढ़ाई पे भी 18% GST है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि मूवी देखना और बच्चों का पढ़ना दोनों सेम है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा समाज ही पढ़ाई के खिलाफ है। तो
इसको तो आप प्रॉब्ली कहाँ- आपके पास जवाब भी है, आप स्टेटमेंट तो भी कर रहे हैं, आप सो कहाँ तक देयरफॉर इसे- एवरीबॉडी इज रेस्पॉन्सिबल, नंबर 1। और दूसरी चीज ऐसा है ना, अपने को बेसिकली फॉल्ट फाइंडिंग डिफिकल्ट है, लेट अस नॉट गो इनटू दैट। एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए। और एक्चुअली पेरेंट्स को, जो आपने बताया कि पेरेंट्स को जो सैलरी जो आता है 25% 50% पढ़ाई में जा रहा है, तो इतना बड़ा बड़ा कौन पढ़ाने के लिए कह रहा है? आजकल एवरी चाइल्ड कैन गो टू द स्कूल एंड एवरी चाइल्ड कैन गेट एजुकेटेड। सर बट सरकारी स्कूल की दिल्ली में तो ठीक है, लेकिन और जगह कोई पेरेंट्स नहीं भेजना चाहेगा। उसमें 4 कमरे और उसमें से 3 खराब है और एक कमरा चल रहा है, ऊपर से छत टपक रही है, टीचर आते नहीं है, तो कोई पेरेंट नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा ऐसे सरकारी स्कूल में जाए। वो सब चाहते हैं कि वो उनका बेटा तो प्राइवेट देयरफॉर स्कूल द में पढ़े। आंसर इज ओनली बीच का रास्ता ले लो। बिल्कुल। बीच का रास्ता क्या होता है? अगर मेरे पास अगर 10 लाख रुपए है, कैन आई थिंक इन टर्म्स ऑफ बाइंग एन ऑडी? नो, आई कैन नॉट। तो 10 लाख में जो होता है वही खरीदने के लिए मैं सोचना चाहिए, मेरा ड्रीम रहना चाहिए। अगर एक ओवर एक्सपेक्टेशंस है और इफ आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई ड्रीम्स, देन आई लैंड अप इन ट्रबल, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, सक्सेस के पीछे भागना सिखाना नहीं चाहिए बच्चों को, सेटिस्फैक्शन के पीछे भागने के लिए सिखाना चाहिए। जो काम करेगा तो आपको संतुष्टि मिलेगा, वो करो, वो सिखाओ, बिल्कुल। ऑटोमेटिकली लाइफ विल बी हैप्पियर। काबिलियत के ऊपर काम करो, सक्सेस पीछे दौड़ के आएगी। अपने आप आ जाएगा, ये सिखाइए। लास्ट टेक, अनुराधा जी, लास्ट टेक। Yes, so there was one question saying quality time की बात है. I think I'll tell you there is a research जो बताता है कि एवरेज पेरेंट 7 मिनट भी अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करता है. ओके, सो ये रिसर्च कहती है. तो अगेन क्वालिटी टाइम का मतलब बिल्कुल अपने आप को 100% वहाँ दीजिए. और ये भी रिसर्च बताता है कि अगर इसको आप 15 डेज बिल्कुल करते हैं, यू विल फाइंड कि बच्चा खुलना शुरू हो गया और आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा. कनेक्शन हो जाएगा, करेक्शन बहुत आसान हो जाएगा. सो कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट. जी बिल्कुल, बहुत सुंदर नोट के साथ. और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आपको सक्सेस नहीं सेटिस्फाइड होना है. और जैसा कि मैम ने कहा कि काबिलियत अगर होगी तो सक्सेस अपने आप आएगी, सक्सेस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है. और जैसा कि मैम ने भी बहुत ही सुंदर नोट के साथ एक क्लोजिंग रिमार्क दिया, बहुत ही सुंदर डिस्कशन रहा. और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा यूनिक है, स्पेशल है, बाग का खिला हुआ वो फूल है जिसकी अपनी सुगंध है, अपनी एक अलग क्वालिटी है, एक अलग खूबसूरती है. लेकिन बीइंग अ पेरेंट आपकी भी एक जिम्मेदारी है. तो बच्चे को कैसे नर्चर करना है, आपको अपनी उस जिम्मेदारी के एहसास को समझते हुए और बच्चे की भावनाओं को समझते हुए, मुझे लगता है इस पूरे डिस्कशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो एक बैलेंस, समझदारी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशंस. और जब भी ज़रूरत हो काउंसलिंग की तो उससे ना हिचके, क्योंकि कई बार पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आप काउंसलिंग में ज़रूर जाए. गवर्नमेंट की भी एक टेली मानस करके एक काउंसलिंग ऐप है जिससे सरकार आपको टेलीफोनिक काउंसलिंग भी मुहैया कराती है. तो इन चीज़ों का उपयोग ज़रूर करें, लाभ उठाएं. मैं समझती हूँ कि सेशन के बाद बहुत सारे जो आपकी उलझनें हैं वो सुलझी होंगी. सरोकार में किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात. दीजिए इजाज़त. और इस एपिसोड को आप सनसद टीवी के तमाम यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं. आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप आए इस एपिसोड में अपनी खास विशेषज्ञ चर्चा के साथ. और आप ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.